दिन रतन शाम के समय थका हारा अपने खेत से घर पर लौट रहा था कि तभी उसके कानों में एक बच्चे की रोने की आवाज आई। शाम के समय सन्नाटे में ये बच्चा कौन रो रहा है? जैसे ही रतन की नज़र झाड़ियों पर पड़ी, उसने देखा कि एक नवजात शिशु झाड़ियों में पड़ा हुआ रो रहा था। उस नवजात शिशु को देखकर रतन अपने आप से बोला, राम राम, क्या समय आ गया है। कोई अपने बच्चे को यहाँ पर अकेला छोड़कर चला गया है। अगर मैं इसे अकेला छोड़कर चला गया तो ये बेचारा तो रात की सर्दी में ही मर जाएगा। मुझे इसे घर ले जाना चाहिए। रतन उस बच्चे को घर ले आया। रतन के हाथ में बच्चा को देखकर उसकी पत्नी बिमला चौंकती हुई बोली, ये किसका बच्चा है? रतन ने सारी घटना बताते हुए बिमला से कहा, विमला, ये बच्चा मुझे झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला। पता नहीं किसका बच्चा होगा। आप इसे क्यों उठा कर ले आए? इसका माता पिता तो परेशान हो रहे होंगे। कैसी बातें कर रही हो विमला? मुझे जहाँ पर ये बच्चा मिला है वहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। और तुम तो जानती हो कि आजकल कितना खराब समय चल रहा है। आज से इस बच्चे की परवरिश हम दोनों करेंगे। पागल हो गए क्या? हमारे तो दो और भी है। हमारे खुद के खाने के नाले पड़े रहते हैं और ऊपर से आप इस बच्चे की परवरिश करने की बात कर रहे हैं। चिंता मत करो विमला, भगवान हर किसी के नसीब की रोटी देता है। इस बच्चे के नसीब की भी देगा। हम इसका नाम मोहन रखेंगे। तो आप ही अपने मोहन का अपने गले से चिपटाए रखिए। मुझे किसी भी बाटूंगी प्रकार की उम्मीद मत रखना। मैं अपना प्यार अपने पुत्र में ही बांटूंगी। मैं किसी दूसरे के बच्चे को अपने गले से नहीं लगा सकती। समय ऐसे ही बीतने लगा। बिमला हमेशा क्रोध भरी नजरों से मोहन को देखती रहती और अपने दोनों पुत्र हीरा और बिरजू को बहुत ही लाड प्यार से रखती। ऐसे ही 10 वर्ष बीत गए। एक दिन रतन बिमला से कहा, विमला, तुम्हारा रवैया मोहन के प्रति ठीक नहीं है। उस बेचारे को तो मालूम ही नहीं कि वो एक अनाथ है। वो जब बड़ा हो जाए तब तुम उसे बता देना। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि मुझसे किसी भी प्रकार की उम्मीद मत रखना। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इतना बोलकर रतन गुस्से से घर से बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही मोहन बिमला के पास आकर खड़ा होकर बड़ी मासूमियत से बोला, मुझे भूख लगी है माँ। हाय, अब मैं तुझे खाना खिलाती रहूं। अब मेरे पास यही काम रह गया। मेरी बात ध्यान से सुनो। खाना इतना आसानी से नहीं मिलता, कमाना पड़ता है। और यहाँ मुफ्त का तो तुझे बिल्कुल नहीं मिलेगा। पहले घर की साफ सफाई कर, उसके बाद ही तुझे खाना मिलेगा। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और मुझे भी माँ। अरे अरे, तुम दोनों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है और मैंने तुम्हारे लिए देसी घी भी निकाला है। मैं तुम दोनों को अपने हाथों से खिलाऊंगी। मोहन आंखों में आंसू लिए इस दृश्य को देखकर चुपचाप काम में लग गया। समय ऐसे ही बीतता रहा। एक दिन रतन बिमला से बोला, विमला, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी पीठ के पीछे मोहन के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती हो। ये ठीक नहीं है। क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, ये मुझे बताने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। मत भूलिए, हमारा सहारा हमारे सगे पुत्र बिरजू और हीरा ही बनेंगे। इस अनाथ से हमें कोई सहारा नहीं मिलेगा और ये बात तुम्हें एक न एक दिन समझ में आ जाएगी। रतन जानता था कि बिमला से बहस करना उसके लिए बेकार साबित होगा। वो बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गया। ऐसे ही 10 वर्ष और बीत गए। मोहन अब जवान हो चुका था। मोहन जहाँ रतन के साथ उसके खेत में हाथ बटाता तो हीरा और बिरजू दिन भर आवारागर्दी करते।
क्योंकि बिमला के लाड प्यार ने उन दोनों को बिगाड़ दिया था। एक दिन रतन मोहन के साथ खेत में हाल चला रहा था कि तब एक गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा और क्रोधित होकर रतन से बोला, देखो रतन, मुझे केवल तुम्हारी इज्जत का ख्याल है, इसी वजह से मैं तुम्हारे दोनों बेटों से कुछ नहीं कहता। आखिर क्या हुआ मुखिया जी? क्या किया है मेरे बेटों ने? क्या किया है? अरे तुम देख कर भी अंधे बने हुए हो। उन्होंने मेरी एक लौती पुत्री राधा का जीना हराम कर रखा है। जब भी वो घर से बाहर निकलती है तुम्हारे दोनों पुत्र उसे छेड़ने लगते हैं। उन दोनों की गलती की मैं क्षमा मांगता हूँ। रतन, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, इसी वजह से अब तक चुप था। मेरी बिटिया का विवाह होने वाला है। अब अगर तुम्हारे दोनों बेटों ने मेरी बेटी को छेड़ा तो फिर मुझसे कुछ मत कहना। मैं उन दोनों का वो हाल करूंगा कि उन्हें उनकी नानी याद आ जाएगी। इतना कहकर मुखिया क्रोध से पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। शाम के समय रतन अपना काम पूरा करके मोहन के साथ अपने घर पर आ गया और गुस्से से अपनी पत्नी बिमला से बोला, तुम्हारे लाड प्यार ने बिरजू और हीरा को बिगाड़ दिया है बिमला। अब तो वो दोनों लड़कियों को भी छेड़ने लगे हैं। आज मुखिया उन दोनों की शिकायत लेकर आया था। तुम्हें पता है मेरा सिर शर्म से नीचे झुक गया। तुम तो जब देखो मेरे बेटे के पीछे ही पड़े रहते हो और हमेशा इस निठल्ले मोहन की तारीफ करते रहते हो। अच्छा हुआ मुखिया तुमसे शिकायत करने के लिए आया था। अगर मुझसे शिकायत करने के लिए आता तो उसकी टांगे तोड़ देती। बकवास बंद करो बिमला। अपने बच्चों को डांटने की बजाय उनकी तारीफ करना बंद करो। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं कि तुम्हें खून के आंसू रोना पड़ेंगे। मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। इतना कहकर बिमला गुस्से से वहां से चली गई। तभी मोहन रतन से बोला, चिंता मत कीजिए पिताजी, मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन मेरे दोनों भाई सुधर जाएंगे। ईश्वर करे ऐसा ही हो मोहन। अगले दिन रतन और मोहन खेत पर गए ही थे कि तभी वहां पर गांव का जमींदार आ पहुंचा और रतन की ओर देखकर बोला, रतन, अब तुम्हें खेत में हल चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा जमींदार। तुम्हारे खेत पर मेरा कब्जा हो चुका है। ये सुनकर मोहन बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? मोहन सही कह रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? आप मेरे खेत पर कब्जा कैसे कर सकते हैं? पहले पूरी बात सुन लो रतन। दरअसल हीरा कुछ दिन पहले मुझसे बहुत सारी रकम उधार लेकर गया था, जो ब्याज लगाकर बहुत हो गई है। और कल जब मैंने अपनी रकम ब्याज सहित हीरा से मांगी तो उसने अजीब सा जवाब दिया कि वो सारी रकम जुए में हार गया है। उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। गिरने की जरूरत नहीं है रतन, कर्ज तुम्हारे बेटे ने लिया है, इसीलिए उसे चुकाओगे भी तुम। या तो तुम मुझे धन दे दो या फिर मुझे अपना खेत दे दो। आप तो जानते हैं जमींदार कि मैं खेत में कड़ी मेहनत करके बड़ी मुश्किल से 2 रोटी कमा पाता हूँ। समझ गया, और ज्यादा दुखड़ा रोने की जरूरत नहीं है। अपने बेटे मोहन को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। ये खेत मेरा है। रतन निराश होकर मोहन के साथ अपने घर पर चला गया और सारी घटना अपनी पत्नी को बताते हुए बोला, देखा तुमने, मैंने कहा था ना कि ज्यादा लाड प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन तुमने नहीं मानी। हीरा की वजह से मेरे पुरखों का खेत हाथ से चला गया। अपनी पति की बात सुनकर बिमला गहरी सोच में डूबती हुई बोली, अब मैं समझी कि हीरा घर पर क्यों नहीं आया। आप चिंता मत कीजिए। अगर हीरा ने गलत काम किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि बिरजू भी ऐसा काम करेगा। मुझे विश्वास है कि हमारा बिरजू मेहनत करके अपना खेत जमींदार से जरूर छुड़वाएगा।
घर पर तो अभी तक बिरजू भी नहीं आया। चिंता मत कीजिए, बिरजू हीरा जैसे बिल्कुल नहीं है, रात तक घर लौट आएगा। अगले दिन रतन सोकर उठा ही था कि तभी उसके घर का दरवाज़ा कोई पीटने लगा। रतन ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर मुखिया गांव के लोगों को लेकर खड़ा हुआ था और रतन को क्रोधित भरी नज़रों से देख रहा था। क्या हुआ मुखिया जी? क्या हुआ? अरे ये पूछो क्या नहीं हुआ। आज मेरी बेटी राधा का विवाह है और कल रात तुम्हारे पुत्र बिरजू ने मेरे घर पर चोरी कर ली। क्या कहना चाहते हैं आप? रतन, कल रात गांव वालों ने अपनी आंखों के सामने से तुम्हारे बेटे बिरजू को मेरी बेटी के शादी के गहने चुराते हुए देखा है और उसे जंगल की ओर भागते हुए भी देखा है। तुम जानते हो, मैंने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी एकत्रित करके अपनी बिटिया के लिए सोने के गहने बनवाए थे। तुम्हारा बेटा मेरी बरसों की मेहनत एक पल में चुरा कर ले गया। तभी वहां पर बिमला आ पहुंची। मुझे अपने बेटे पर विश्वास है, वो ऐसा नहीं कर सकता। बिमला ने इतना कहा ही था कि तभी गांव का एक व्यक्ति बिमला से बोला, हमने अपनी आंखों से देखा है बिरजू को चोरी करते हुए। अगर बिरजू निर्दोष है तो फिर बुलाओ उसको। उस व्यक्ति की बात सुनकर बिमला ने आंखें नीचे कर ली, क्योंकि सच यही था कि बिरजू रात भर घर नहीं आया था। तभी वो व्यक्ति दोबारा बिमला की ओर देखकर बोला, अपनी नजरें नीचे क्यों कर ली? बिरजू रात भर घर वापस नहीं आया ना, और आएगा भी क्यों? मैंने उसे स्वयं अपनी आंखों से जंगल की ओर भागते हुए देखा है। तुम्हारा पहला बेटा हीरा जमींदार से कर्ज लेकर सारी रकम जुए में हार गया और भाग गया, और तुम्हारा दूसरा बेटा बिरजू मुखिया की बेटी के गहने चुरा कर भाग गया। इतनी घटिया परवरिश की थी तुमने अपने दोनों बेटों की। देखो, आज मेरी बेटी का विवाह है और मेरी बेटी के गहने तुम्हारे बेटे ने चोरी किए हैं, जो कि भाग गया है। कुछ दिन पहले मैं जमींदार के पास गया था। जमींदार ने कहा कि अगर मैं अपना घर उसके पास गिरवी रख दूं तो वो मुझे उतने ही गहने दे देगा, लेकिन मैं अपना घर गिरवी क्यों रखूंगा? घर तो उनका गिरवी रखना चाहिए जिनके पुत्र ने चोरी की है। आप कहना क्या चाहते हैं मुखिया जी? वही जो तुम नहीं सुनना चाहते। अपने परिवार को लेकर इसी समय इस घर से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको धक्के देकर घर से बाहर निकलवा दूंगा। मैं तुम्हारा घर जमींदार के पास गिरवी रखूंगा और उससे गहने लेकर अपनी बेटी का विवाह करूंगा। रतन और बिमला ने मुखिया के सामने बहुत किरकिराए, मगर मुखिया नहीं माना। मुखिया और गांव के लोगों ने रतन, बिमला और मोहन को उनके ही घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। बिमला और रतन को रोता देख मोहन उन दोनों से बोला, आप चिंता क्यों करते हैं? आपका तीसरा बेटा और भी है, और वो हूँ मैं। मोहन रतन और बिमला को जंगल की ओर ले गया और जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगा। रतन जंगल में लकड़ियां काटकर राज्य में बेचने लगा। लकड़ियां बेचने में उसे जितना भी धन मिलता, उससे उसके परिवार का गुजारा आराम से चलने लगा। बिमला हमेशा अपने दोनों बेटों की काली करतूत याद करके रोती रहती। एक दिन मोहन बिमला से बोला, चिंता मत कीजिए माँ, मुझे विश्वास है कि एक दिन सब सही हो जाएगा। मुझे क्षमा कर दो मोहन, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे सगे पुत्र ही मेरा सहारा बनेंगे, लेकिन हमारा सहारा तुम बने। अगर तुम नहीं होते तो हम दोनों तो भूखे मर जाते। ऐसा मत कहिए माँ, आपने भले ही मुझे पराया समझा हो, लेकिन मैंने आपको अपनी सगी माँ से बढ़कर समझा है। मैंने आपकी डांट को एक माँ की डांट समझकर भुला दिया है। आप भी उन पलों को याद करके अपने मन में बोझ मत डालिए। इतना बोलकर मोहन कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला गया। तभी रतन बिमला से बोला, देखा विमला, तुम हमेशा से मोहन को बुरा भला कहती थी,
तुमने मोहन को कभी भी एक माँ के जैसा प्यार नहीं दिया। अंत में मोहन ही हमारे काम